अब तक आपने देखा कि हमारी कहानी का हीरो जो बाकी की तरह अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर पला बड़ा नहीं होता और उसे हाई स्कूल के अंदर इनविजिबल मैन की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई भी उसे बात करना पसंद तक नहीं करता था, बट उसने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद मैं अच्छी जॉब करूंगा तो शायद कुछ ठीक हो जाएगा। बट वहां पर भी कुछ नहीं बदला होता। सारे ऑफिस वाले उसे बुल्ली किया करते थे, यहां तक कि लड़कियां भी उसे भाव नहीं देती थी। फिर एक दिन हमारे बंदे को एक ऐसी पावर मिलती है जिसके बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब इस पावर की मदद से वो कैसे रिवेंज लेता है सभी लड़कियों को अपना गुलाम बना के। ऐसे इस पावर का राज हैना को पता लग जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो जाता है। अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। और इस वाले पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 देख लेना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और अब देखिए आगे। आई नाउ अब तुम्हें लग रहा होगा कि वो अगले दिन हमारे बंदे को एक्सपोज कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका प्लान हमारे बंदे को एक्सपोज करने का नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। एंड डू यू नाउ व्हाट हर प्लान हिज, कभी उसके काम को लेकर तो कभी उसके बिहेवियर को लेकर। लाइक वो एक भी मौका नहीं छोड़ती। वो उसको इतना टॉर्चर करती है कि अब तो ऑफिस वालों को भी उस पर दया आने लगी थी। बट ऑफिस वालों को ये नहीं पता कि ये बस साइड की स्टोरी है ना। उसे जितना टॉर्चर करती थी उसका डबल हमारा बंदा उसे करता था। और कैसे, ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन है ना ऐसी लड़की नहीं है जो इतनी जल्दी हार मान जाएगी। वे तब भी उसे हर दिन टॉर्चर करती रहती एंड हमारा बंदा वो भी स्टिल कंटिन्यू। आई नाउ तुम्हें अब लग रहा होगा कि साला ऑफिस लाइफ तो ये जी रहा है, बट लोंडे की किस्मत जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। जब वे एक दिन हैना के साथ फाइल रूम के अंदर कबड्डी खेल रहा होता है तो मीजू बाहर से उनकी आवाज सुन लेती है। एंड हमारे लोंडे का स्टेमिना की वजह से उसको पता भी पड़ जाता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि हैना की आवाज है। अब मुझे लगा कि लोंडा तो गयो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जैसे ही गेट खोलती है सब कुछ काफी नॉर्मल होता है। लाइक वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा था। और हैना को तो तुम जानते ही हो कि वो कितनी बड़ी बिच है। वो सब कुछ कवर करने के लिए मीजो को कहती है कि मैं इसे सबके सामने ना डांट कर रूम के अंदर डांट रही थी। दैट्स वाई तुमने जो आवाज सुनी वो इस पर चिल्लाने की थी, ना कि किसी और की। और मजे की बात पता है क्या है, मीजो इस पर यकीन भी कर लेती है। डोंट नाउ इस गधे को टीम लीडर किसने बनाया, इसको बातों में फर्क समझ नहीं आता क्या। एनीवेज उसके बाद वो उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती है। ना ना ना, वो उन पर शक नहीं कर रही, इतनी अकल ना है उसमें। उसने इन दोनों को बुलाया है एक प्रोजेक्ट देने के लिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हैना और हमारा बंदा साथ मिलकर काम करेंगे। और पता है मीजो ने ये फैसला क्यों लिया है, उनकी क्लोजनेस को देखकर। एंड देखा जाए तो ये हमारे बंदे के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है अपने आप को साबित करने की। देन उसके थोड़ी देर बाद हैना और जंगवू मीटिंग रूम में बैठकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और बातों ही बातों में हमें पता पड़ता है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट क्यों मिला है। असल में क्या है, टीम 1 की जो लीडर है उसे प्रमोट करके एसोसिएट डायरेक्टर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चेयरमैन की बेटी जो है, लेकिन कंपनी के भी अपने असूल होते हैं। दैट्स वाई जो प्रपोजल टीम 3 ने बनाया था उसे चुरा कर टीम 1 को दे दिया गया और बदले में ये यूजलेस प्रोजेक्ट उन्हें दे दिया गया। इसीलिए तो मीजो और टीम 1 की लीडर यानी सॉन्ग की कभी बनती नहीं, क्योंकि मीजो को लगता है कि जो पोजीशन उसे मिलनी चाहिए थी वो उसे छीन ली गई। और पता है यही रीजन है कि मीजो अनजस्ट हायर्स यानी हमारे लोंडे से नफरत करती है, क्योंकि वे एक प्रोग्राम के थ्रू इस कंपनी के अंदर आया था। बट तुम्हें पता है कि हमारा बंदा कैसा है, उसे इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह हैना को बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर और ये देख हमें जल्दी से घर भी जाना है। हैना जैसे ही उन ऑर्गेनाइजेशन फाइल को देखती है उसे उनमें कुछ गड़बड़ लगती है। ना, ये गड़बड़ हमारे बंदे ने नहीं की बल्कि ऑर्गेनाइजेशन फाइल ही गलत है, यहाँ तक कि डाटा भी रोंग है। दैट्स वाई हैना जंगवू को अभी के अभी टीम 1 के ऑफिस जाने को बोलती है ताकि वो पता लगा सके कि सही डाटा क्या है। और वैसे देखा जाए तो ये हमारे बंदे के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उसके पास आउटसाइडर मोड जो है, अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो वो इनविजिबल हो जाएगा।
एनीवेज वो जैसे ही टीम 1 के ऑफिस पहुंचता है वो देखता है कि सब लोग तो घर जा चुके हैं एंड इससे बेटर चांस उसे दोबारा नहीं मिलेगा, तो वो अपने काम पर भी लग जाता है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि लोंडे की किस्मत जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टीम लीडर सांग वहां पर आ चुकी है और उस दिन रूफ 2 पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से हमारा बंदा उसकी नजर में आ चुका है। इन शॉर्ट अगर वो पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं, लेकिन ये सब बात की बात है। अभी ये समझने की जरूरत है कि वे इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। एंड ये जानने के लिए चलो एक क्विज खेलते हैं। लोंडे का रिएक्शन देखकर बताओ कि उसने ऐसा क्या देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आई नाउ तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, और तुम सही भी हो। उसने जो देखा वो है ये, आई एम एंजॉइंग दिस एंटायर पैनल। और ये देखकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। हमारा बंदा तो खुद ये देखकर शॉक में पड़ा हुआ है, उसकी आंखें हट ही नहीं रही वहां से। वो प्रोग्राम देखने में इतना खो गया कि अपना काम ही भूल जाता है। दैट्स वाई हेना को खुद टीम 1 के ऑफिस में आना पड़ता है। बट इससे पहले कि वो सांग को सेल्फ सर्विस करते हुए देख पाती, हमारा बंदा उसे बाहर ले जाता है। लेकिन इन सब की वजह से अब उसके एल लगने वाले हैं, क्योंकि सांग को पता पड़ चुका है कि वो स्टार्टिंग से यहाँ पर छुपकर पूरा कार्यक्रम देख रहा था। देन उसके बाद अगले दिन मीजो उन दोनों को डांट रही होती है कि तुम इसे रिपोर्ट कहते हो, इसमें तो डाटा भी सही नहीं है। तुम्हें एक काम दिया था वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। दैट्स वाई हेना उसे सॉरी बोलती है और एक्सक्यूज देने लगती है, लेकिन मीजो को एक्सक्यूज नहीं चाहिए। वो उसके मुंह पर ही बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम इसे एक गार्बेज प्रोजेक्ट समझ रही हो, तो तुम्हें लगा होगा कि अगर मैं इसे आधा अधूरा पूरा कर दूं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब इससे पहले कि मीजो हेना को एक्सपेल कर दे, हमारा बंदा उसे एक और रिपोर्ट देता है, एडिट वर्जन वाली, जिसमें लेटेस्ट डाटा है जो उसने रात भर जगकर बनाई है। देख रहे हो लोंडा कंपनी के लिए कितना कुछ करता है, तब भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता। आई थिंक अब से उसकी लाइफ थोड़ी बहुत बदलने वाली है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मीजो ने पहली बार हमारे बंदे की तारीफ की है। और इतना ही नहीं, वे उनको रीजन भी बताती है कि वे उन पर इतना स्टिक क्यों रहती है। असल में क्या है, जब उसने मीटिंग के दौरान ये बताया कि ये प्रोजेक्ट हेना और जंगवू हैंडल कर रहे हैं, तो सांग ने भी इनका सपोर्ट किया, जिस वजह से सेल्फ डिपार्टमेंट वाले भी इसमें रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि अब प्लान सडनली चेंज हो गया है तो डेडलाइन भी थोड़ी टाइटर हो गई है एंड उनको ऑल द बेस्ट बोलकर वो वहां से चली जाती है। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो कल रात हमारे बंदे ने जो सांग को करते हुए देखा था उसकी वजह से अब वो उससे बदला ले रही है। अगर इन्होंने टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो ये तो कंपनी से जाएंगे ही जाएंगे, साथ में मीजो की भी छुट्टी हो जाएगी। यानी एक तीर से दो शिकार। अब लोंडे का तो पता नहीं, लेकिन हैना को अपनी जॉब बड़ी प्यारी है और वो इतनी आसानी से हार मान जाए ऐसा नहीं होने वाला। वो हमारे बंदे को बोलती है कि अगर तू मुझे फॉलो करेगा तो हम ये काम टाइम पर पूरा कर लेंगे। एंड फिर क्या है, वे अपने काम पर लग जाती है। वे भी इतने फोकस के साथ कि वे जंगवू को हैरेस करना ही बंद कर देती है। उसे ऐसा काम करता देख हमारे बंदे को भी मोटिवेशन मिलता है और वे भी उसका पूरा साथ देता है। और सही बात बताऊं, ये वही सब है जो उसे स्टार्टिंग में चाहिए था, यानी एक टीम मेंबर के रूप में हार्ड वर्क करना। लेकिन तुम्हें पता है कि उसे किसी ने टीम मेंबर समझा ही नहीं था। एंड ऐसा करते करते कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और अब हमारे बंदे को कंपनी में इतना एक्नॉलेज किया जा रहा है कि उसे टीम डिनर में भी बुलाया गया है। मैं लोंडे के चेहरे पर खुशी देखकर बता सकता हूँ कि वो कितना एक्साइटेड है। एनीवेज वो और हैना बात कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में हमारा बंदा उसे पूछ लेता है कि तुझे मीजो की वीकनेस क्यों जाननी थी। हैना उसे बताती है कि मीजो एक वर्कहोलिक है, तो वह जितना भी ट्राई करती उसे कभी कैचअप नहीं कर पाती। दैट्स वाई उसे एक इक्के की नीड थी जो उसे मीजो को सरपास करने में हेल्प करता।
वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी मैनेजर ओ वहां पर आ जाता है और आते ही वो हैना को ड्रिंक ऑफर करता है उसके हार्ड वर्क के लिए। एंड आई टोल्ड यू, चश्मा पहनने वाले बंदे जितने बाहर से बोले दिखते हैं वे अंदर से उतने ही कमीने होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें आगे पता पड़ेगा। उसने हैना को इतनी पिला दी कि वो बेहोश हो जाती है और बेहोशी में वो मीजो को गाली दे रही है। अब सिंपल सी बात है, ऐसी हालत में वो खुद तो घर जाएगी नहीं, तो कोई ना कोई तो उसे घर छोड़ने वाला होना चाहिए और मैनेजर ओ ये मौका छोड़ दे ये नहीं होने वाला। बट समवन हैज राइटली सेड दैट ओनली वन मैन कैन अंडरस्टैंड ए मैन। हमारे बंदे को मैनेजर ओ के इरादे साफ दिख जाते हैं। दैट्स वाई वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है कि एज ए पार्टनर मेरा ही हैना को छोड़ना ठीक होगा। बट यू नो जब बात डिजायर की आती है तो मैन विल बी मैन, वो फिर कुछ भी नहीं देखता। और कुछ भी से मेरा मतलब है कि वो हैना को घर ले जाने की बजाय होटल भी ले जा सकता है। दैट्स वाई मैंने इसे पहले कमीना कहा था। देखो तो सरी इसको एक बार कैसे मुस्कुरा रहा है। बट ये कुछ ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। वो जैसे ही अपनी वर्जिनिटी का टेक हटाने के लिए जाता है, हैना को होश आ जाता है और पता है वो खुद को बचाने के लिए क्या एक्सक्यूज देता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं तुम मेरे ऊपर आ रही थी। भाई कितना बड़ा लिच्चड़ आदमी है ये। इस साले को बताओ कि हैना ने पी रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि वे पागल है, वे अच्छे से जानती है कि कौन किसके ऊपर आया था। दैट्स वाई शी डिसाइडेड कि अब तो पुलिस को फोन करना पड़ेगा। बट इससे पहले कि वो पुलिस को फोन कर पाती, मैनेजर उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। अब देखा जाए तो यही वो सिचुएशन है जब हीरो एंट्री मारता है। एंड गेस व्हाट, हमारा बंदा हीरो वाली एंट्री मारता भी है और आते ही उसकी ऐसी धुलाई करता है कि उसके पर कच्चे ही उड़ जाते हैं। मैनेजर ओके तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमारा लोंडा मारते मारते उसकी ऐसी हालत कर देता है कि वो वहां से भाग ही जाता है। अब देखो हीरो ने हीरोइन को बचाया है तो उसका इम्प्रेस होना तो बनता है। एंड यू नो वेरी वेल कि उसके बाद क्या होने वाला है। देन अगले ही दिन हैना और जंगवू कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी हमें पता पड़ता है कि हैना ने मैनेजर ओ को बस यूं ही जाने दिया, उस पर कोई भी केस वगैरह कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। एंड साथ ही उस रात के बाद से हमारे लोंडे के लिए हैना का बिहेवियर थोड़ा सा बदल सा जाता है, थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही। एनीवेज ऐसे ही टाइम गुजर जाता है और कुछ दिनों के बाद वे अपना प्रोजेक्ट भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये जितना आसान दिखता था उतना था नहीं, क्योंकि जब जब टीम 1 ने उनके साथ कोऑपरेट करने से मना किया था तो हमारे बंदे ने अपने आउटसाइडर मोड का यूज करके उसे ओवरकम किया था। बट इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा कर दिया। दैट्स वाई सब सीनियर उनके लिए काफी खुश भी होते हैं, केवल सांग को छोड़कर, क्योंकि हमारे बंदे ने उसके प्लेन पर पानी जो फेर दिया। लेकिन अभी तो रुको, ये चीज तो एक्सपेक्ट थी, आगे जो होने वाला है वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि पहली बार मीजो ने हमारे बंदे की तारीफ की है कि अब वो एक रियल एम्प्लॉय लग रहा है। अरे दीदी वो पहले भी एम्प्लॉय था पर तुम ही उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। एनीवेज ये पहली बार है जब उसके काम को और उसके एक्नॉलेज किया गया, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। और इस बात से तो हैना भी एग्री करती है। बट हमारा बंदा भी लाइक अभी उसे घर जाना है और सोना है। वैसे देखा जाए तो उसके लिए भी ये काफी बड़ी बात है। लाइक उसके लिए तो उसका सपना पूरा हो गया। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी सांग वहां पर कार लेकर आ जाती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। देन उसके थोड़ी देर बाद वो और सांग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। आई नाउ तुम्हें लग रहा होगा कि सांग भी हमारे बंदे से इम्प्रेस हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने यहाँ उसे इसलिए इनवाइट किया है ताकि वे उसके मुंह पर बोल सके कि वो ये कंपनी छोड़ दे। एंड गेस व्हाट, इस पर हमारे बंदे का क्या रिएक्शन होगा? वो गुस्से से पागल हो जाता है। हम मानते हैं कि एक टाइम तक उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मीजो थी, लेकिन ये तो उससे भी बड़ी कमीनी है। बट शी डज नॉट नाउ कि हमारा बंदा क्या कर सकता है। वो उसके मुंह पर ही बोल देता है कि वो तुम थी जो उस रात सब कुछ कर रही थी, तो मैं क्यों कंपनी छोड़ूं।
एंड ये सुनने के बाद एक बार बंदी का चेहरा तो देखो, उसका पूरा ऑरा माइनस में जा चुका है। बट एज ए बॉस डॉटर वो बोलती है कि ये मेरी कंपनी है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। पर हमारा बंदा जितना इनोसेंट दिखता है उतना वो है नहीं। वो ये बात अच्छे से जानती है कि एक सिंगल स्कैंडल भी उसकी पोजीशन को खतरे में डाल सकती है। इसीलिए तो वो चाहती है कि हमारा बंदा उस रात के बारे में सब कुछ भूल जाए और ये कंपनी छोड़कर चला जाए। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था, ये सबसे बड़ी कमीनी है। वो एक शैंपेन की बोतल उठाती है और हमारे बंदे की औकात दिखाने के लिए उसी के ऊपर ही डाल देती है और जाते वक्त हमारे बंदे को वार्निंग और देकर जाती है कि तुमने जो आज सब कुछ किया है उसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बट शी डज नो दैट की कीमत हमारे बंदे को नहीं, उसे ही चुकानी होगी। उसने हमारे बंदे को जितना जेलिस किया है उस वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और उसे एक न्यू एबिलिटी भी मिल जाती है। अब देखो, हमारे बंदे के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने इनविजिबल मोड का यूज करके जैसे उसने मीजो के साथ किया वैसे ही वो सांग के साथ कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से वो उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तो उसको कुछ एक ऐसी चीज चाहिए ताकि उससे वह उसको ट्रैप कर सके, और ऐसा करने का केवल एक ही बेस्ट वे है, इनविजिबल होकर उसकी प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ पर नजर रखना। एंड यू नो वेरी वेल कि इस काम में तो हमारा बंदा माहिर है। वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर इस काम में भी लग जाता है एंड पागलों की तरह उसका पीछा करने के बाद पता है उसको क्या पता पड़ता है कि सांग पर कितना प्रेशर है। एक तो उसे टाइम पर अपना पूरा काम करना है ताकि उसकी चेयरमैन की कुर्सी बची रहे, और दूसरी साइड उसे अपना वंश भी आगे बढ़ाना है, यानी उसके फादर को अपने पोतों के साथ खेलना है। अब ऐसा नहीं है कि उसको बच्चे नहीं चाहिए, बंदी अपना पूरा बेच दे रही है, लेकिन उसके हस्बैंड को अभी इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कर भी क्या सकती है सेल्फ सर्विस के अलावा। एंड गेस व्हाट, अभी हमारा बंदा कहाँ पर होगा, उसके सामने, और क्या कर रहा है, उसकी सेल्फी ले रहा है, क्योंकि यही वो चीज है जिससे वो उसको ट्रैप में फंसा सकता है। देन उसके अगले दिन जब सांग का हस्बैंड गोल्फ खेलने के लिए जाता है, ये साला उसके घर भी पहुंच जाता है, इसीलिए उसे वो फोटो दिखाने के लिए। पर सिंपल सी बात है, सांग उसकी बातों पर क्यों यकीन करेगी, तो वे उसके मुंह पर दरवाजा ही बंद कर देती है। लेकिन उसको यह नहीं पता कि हमारे बंदे के पास इनविजिबल की पावर है और उसकी मेहरबानी से ही उसका लेवल अप भी हुआ है, जिस वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है। एंड अब टाइम है रिवेंज का। वो उसे उसकी सेल्फ सर्विस वाली इमेज दिखाता है, जिसको देखकर सांग कंप्लीटली स्टिल रह जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बट इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हमारा बंदा खुद ही उसके सारे सवालों के जवाब दे देता है। कैसे? उसके सामने इनविजिबल होकर। एंड जस्ट लुक एट सांग रिएक्शन। एक तो वे पहले ही शौक है, अब तो वे सदमे में जा चुकी है। एंड यू नो कि उसके बाद क्या होने वाला है। पर मजे की बात पता है क्या है? वो उसके हस्बैंड के आने के बाद भी नहीं रुकता। वाई? क्योंकि वो उनको देख ही नहीं पा रहा। हमारा बंदा खुद तो इनविजिबल है ही, साथ ही उसने सांग को भी इनविजिबल बना दिया। भाई इसे कहते हैं रिवेंज, वो भी एकदम बेडेस वाला। और इतना ही नहीं, जाते वक्त वार्निंग और देकर जाता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरे रास्ते में आई तो तेरे पास खोने के लिए काफी कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। देन सांग को सबक सिखाने के बाद बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाता है। और रही बात सांग की, तो वो उसे ऑफिस में फुल्ली इग्नोर करती है, जैसे उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि चेहरा हमेशा सच बोलता है, और हमारा बंदा तो ऐसा चेहरा पढ़ने में माहिर है ही। पर अभी तो उसे अपना खुद का चेहरा छुपाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद जो ऑफिस आया है। मतलब देखो, एक तो मीजो ने पहली बार उसकी तारीफ की कि हाँ वो कुछ काम के लायक है, लेकिन उसने फिर से उसको डिसअपॉइंटेड कर दिया। तो उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, और कैसी पनिशमेंट? घंटों तक ऐसे ही खड़े रहने की। एंड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे बंदे पर ही मेहरबान है, वो अपने ओल्ड सेल्फ में वापस आ गई है, वही सबको डांटने वाली। लगता है हमारे बंदे ने उसको जो डोज दिया था उसका असर कम हो गया दिखे। एंड इस बात से तो वो भी एग्री करता है। और मजे की बात पता है क्या है? उसको डोज देने का मौका भी मिल जाता है। असल में क्या है, मीजो को क्लाइंट से मिलने के लिए कहीं जाना था,
तो ये मौका हमारा बंदा कैसे छोड़ सकता था। अब मिजो के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो वो मान जाती है। आई नो तुम्हारा आईक्यू अभी तुमसे क्या कह रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि हमारे बंदे की होशियारी उस पर ही भारी पड़ जाती है। मिजू पूरे रास्ते उसे सुनाती ही आती है। बंदी ने 1 सेकंड तक का भी रहम नहीं किया उस पर। एनीवेज थोड़ी देर बाद वो क्लाइंट के पास पहुंच जाती है और उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। एंड गेस व्हाट, अभी हमारा बंदा क्या कर रहा होगा? दरवाजे के बाहर बैठकर उनकी बातें सुन रहा होगा आजी घंटा। वो इनविजिबल होकर मिजू के मजे ले रहा है। और ये मत पूछना कैसे, मतलब आई कांट शो दैट पैनल। वेल वो कैसे ना कैसे करके खुद को कंट्रोल करके ये मीटिंग खत्म करती है। एंड एक बार हमारे बंदे को देखो कैसे उसके सामने इनोसेंट की तरह खड़ा हुआ है, जैसे उसका इन सब में कुछ हाथ ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो हाथ तो है ही नहीं, कुछ और ही है। और अभी तो रुको, खेल तो अभी शुरू हुआ है। असल में क्या है, जब वे ऑफिस से वापस घर जा रहे होते हैं तो मिजू को कार में सिकनेस हो जाती है, जिस वजह से वे थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर निकल जाती है। एंड हमारे बंदे को यही तो चाहिए था। और साले की किस्मत भी देखो, तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, बारिश में मिजू कहाँ जाएगी? तो वो जैसे ही वापस आती है हमारा बंदा उसे वहां पर नहीं मिलता, बट वो तो ठीक उसके पीछे ही होता है। और जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था, खेल तो अभी शुरू हुआ है। और वो कैसे खेलता है तुम्हें अच्छे से पता है। वेल जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद मिजो बेहोश हो गई थी और जैसे ही उसे होश आता है हमारा बंदा उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि वो उसके लिए सिकनेस की दवाई लेने गया था। और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि मिजो कार के अंदर सो रही थी। एंड गेस व्हाट, वो इस पर यकीन भी कर लेती है। देन ऑफिस पहुंचने के बाद वो जंगवू का जैकेट वापस करती है और उसे सब कुछ करने के लिए थैंक यू बोलती है। बट हियर इज ए ट्विस्ट, जंगवू जैसे ही जैकेट पहनता है मिजो उसकी गर्दन पर कुछ अजीब से निशान देखती है जो उसने कबड्डी खेलते वक्त बनाए थे। पर अभी हमें ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उसको पूरा यकीन हुआ है या नहीं। बट दूसरी साइड एक और टीम लीडर है जिसे कुछ भी कंफर्म नहीं करना। एंड यू नो वेरी वेल कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब से हमारे बंदे ने उसके साथ कबड्डी खेली है उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। वो जब भी कोई काम करने के लिए जाती है उसे लगता है कि उसकी कोई जासूसी कर रहा है, जिस वजह से वो किसी भी चीज में ठीक से फोकस नहीं कर पाती। दैट्स वाई उसका जो स्ट्रेस है वे पहले से और बढ़ गया है और बेचारी के पास अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है। बट तुम्हें पता है इन सब का केवल एक ही सलूशन है और वो है हमारा बंदा जो अभी रूफ टॉप पर उससे मिलने के लिए आया है। बट सांग हमेशा की तरह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। पर तुम्हें क्या लगता है हमारा बंदा उसे ऐसे ही जाने देगा? अजी घंटा मेरा, वह उसका हाथ पकड़ता है और उसके मुंह पर ही बोल देता है कि हमारे बीच जो हुआ था उसके बाद तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। तुम और मैं एक इंटेंस रिलेशनशिप में है। अब सिंपल सी बात है, ये सारी बात सुनने के बाद सांग खुश तो होगी नहीं, तो वे उसे गुस्से में बोलती है कि कट द केप, तू और मैं ये कभी नहीं हो सकता और तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू ये बकवास कहीं और जाकर कर। पर हमारे बंदे को तो तुम जानते ही हो, वो किसी से कहाँ डरने वाला है। वो यहाँ जिस काम से आया है वो तो वो करके रहेगा। उसने ठान लिया है कि वो सांग का जो दूसरों को नीचे दिखाने वाला माइंडसेट है उसको कंप्लीटली चेंज करके रहेगा। एंड ये वो कैसे करेगा? ऐसे उसे एक डॉग की तरह ट्रीट करके, और सिर्फ ट्रीट ही नहीं करा रहा है, उसे पूरे ऑफिस में एक डॉग की तरह वॉक करा रहा है। आई नाउ तुम्हें लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। असल में ये उसकी एक एबिलिटी है कान फर की, यानी वो जिसके भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा वो भी इनविजिबल हो जाएगा। इन अदर वर्ड, अगर वो ये लिस्ट ड्रॉप करता है तो पूरे ऑफिस के सामने सांग के लग जाएंगे। दैट्स वाई हमारे बंदे की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। लिटरली भाई, कंपनी की ओनर की डॉटर है वो, उसकी क्या हालत कर दी है उसने। एंड गेस व्हाट, वो यही नहीं रुका, वो साला उसे जहां पर कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है वहां पर ले जाता है, जहां पर उसके फादर भी होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये बताने की नीड है कि वो वहां उसके साथ कौन सी मीटिंग करता है, वो उनके सामने ही कबड्डी खेलना शुरू कर देता है। भाई इंसान, एक तरफ कंपनी के लोग, यहाँ तक कि उसके फादर भी उसके प्रमोशन के लिए काफी खुश है, और दूसरी साइड वो अलग ही
की खुशी मना रही है। लिटरली दैट वाज इनसेन। वेल, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और आगे के पार्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ को नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन गुड बाय।